সবাইকে ধন্যবাদ। মাননীয় অরুণ জেটলি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। আজকে যে সাংবাদিক সম্মেলন মাননীয় অরুণজি আপনাদের সামনে বলবেন এবং তারপর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তো আপনারা করবেন। আমি মাননীয় অরুণজিকে আপনাদের সামনে কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি। धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम आज केरला में कोलम में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और पूरे देश में उसको लेकर बहुत चिंता और संवेदना है। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से जिन लोगों का जीवन गया है या जिनको नुकसान हुआ है उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। पश्चिम बंगाल का ये महत्वपूर्ण चुनाव है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और इस चुनाव में हमारी स्पष्ट रणनीति है कि हम एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में पश्चिम बंगाल में आए। पिछले लोकसभा चुनाव में हमारे वोट में काफी वृद्धि हुई थी और उस दिशा को हम लोग बरकरार रखना चाहते हैं। पूरे देश में विभिन्न राज्यों के बीच में भी एक प्रतिस्पर्धा कंपेटिटिवनेस अपने प्रकार की रहती है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि पिछले 4 दशकों में 4 डेकेड्स में वेस्ट बंगाल पीछे रह गया है। कई ऐसे राज्य हैं जिनमें पिछड़ापन ऐतिहासिक दृष्टि से था, लेकिन इस नए युग में नए इनिशिएटिव्स के माध्यम से, नई नीतियों के माध्यम से वो उस पिछड़ेपन में से बाहर निकले थे। मैं अगर उदाहरण दूं तो मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों में से एक था, लेकिन पिछले 10 वर्षों में जो पॉलिसी डायरेक्शन था, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स थी, आज वो बीमारू अस्तित्व में से बाहर निकला है। पश्चिम बंगाल का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि पहले 34 वर्ष 34 इयर्स वामपंथी मोर्चे का, लेफ्ट फ्रंट का एक तरफा प्रभाव था और उस एक तरफा प्रभाव का असर यह था कि उनकी नीति चलती थी। 34 वर्ष कोई छोटा अवधि काल नहीं होता। किसी राज्य के इतिहास में एक प्रकार से एक युग होता है। इट्स लाइक अ होल जनरेशन। और किसी भी राज्य की तकदीर को, विकास की गति को बदलने का वो 34 वर्ष इतना बड़ा अवधि काल होता है
कि उसको एक बार पुनर्निर्माण किया जा सकता है। यू कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ अ स्टेट। अगर उस 34 वर्ष को देखें तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जिसका प्रत्यक्ष असर विकास पे पड़ता है, नीतियां ऐसी थी, उद्योग यहां से बंद हो गए और देश का सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य उद्योग यहां से शिफ्ट कर गए और नए उद्योग तो लग रहे नहीं। रोजगार का निर्माण नहीं हुआ, सरकारी तंत्र के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो गया और एक प्रकार से देखा जाए तो शासन पार्टी के हाथ में था। कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी, लोकल कमिटीज डोमिनेट करती थी और पश्चिम बंगाल एक प्रकार से विकास के रास्ते से अलग हो गया। और उस अवधि काल में जब 1991 के बाद देश में ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ा, बंगाल में नहीं बढ़ा और इसका असर हमने 2011 के चुनाव में देखा। जो लेफ्ट के प्रति नाराजगी थी और उनकी नीतियों का एक प्रकार से अस्वीकृति, रिजेक्शन था, उस प्रतिक्रिया में लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को सरकार दी और बहुत बड़े बहुमत से दी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग ये मानते हैं कि पिछले 5 वर्ष उन नीतियों को बदलाव करने का एक ऐतिहासिक मौका और अवसर था, क्योंकि विकल्प के रूप में तृणमूल कांग्रेस सामने आई थी। लेकिन अगर 5 साल हम लोग देखें तो देयर वर नो अल्टरनेटिव पॉलिसीज, देयर वाज नो अल्टरनेटिव मॉडल। It was a mirror image of what was happening in the past. जो लोकल कमिटीज थी वो सिंडिकेट्स बन गए और उन सिंडिकेट्स को इलेक्टोरल रिगिंग सिंडिकेट्स के रूप में भी इस्तेमाल किया। और जो सबसे बड़ी निराशा हुई, द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट वाज द वल्नरेबिलिटी of the alternative called Trinamool Congress to corruption. मतलब आपको दिन प्रतिदिन सिद्धार्थ और हमारे बाकी मित्र जितने भी एक्सपोजेस आते हैं उस पर टिप्पणी करते हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आवश्यकता पड़े तो जा भी सकता हूं। और ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं थे कि पार्टी में कोई एक आध व्यक्ति ने गलती कर दी, ये पैटर्न था। और जितने भी केसेस हुए दे डिस्प्लेड अ पैटर्न। तो अगर 34 वर्ष तक लेफ्ट फ्रंट की पॉलिसीज ने इस राज्य को पिछड़ा रखा, केवल लोकल कमिटीज के माध्यम से अपना स्ट्रैंगल होल्ड बनाकर इसके ऊपर कंट्रोल रखा, स्टेट को डेवलप करने से रोका, तो जो विकल्प आया
उसने ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज और ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल कल्चर देने की बजाय मिरर इमेज पॉलिसीज और उसके साथ साथ सिंडिकेट्स, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स, फियर साइकोसिस नीचे लेवल तक क्रिएट करना, विंडिक्टिवनेस और वाइड स्प्रेड करप्शन, कि एक पार्टी की बहुत बड़ी लीडरशिप एक के बाद एक स्कैंडल में टेंटेड हो जाए, ये उदाहरण हम लोगों को देखने को मिला है। और हम लोग ये मानते हैं कि इस परिस्थिति में वेस्ट बंगाल एक ऑल्टरनेटिव की तलाश में है, इज yearning फॉर एन ऑल्टरनेटिव टू दिस। If left destroyed the state, the Trinamool Congress belied the expectations. जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनसे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। कांग्रेस की पॉलिसी और पॉलिटिक्स दोनों अपॉर्चुनिस्टिक हो गए हैं। वो केवल अपने सर्वाइवल की बैटल लड़ रहे हैं और सर्वाइवल के लिए जहां कहीं से थोड़ी सी सीट मिल जाए, किसी दूसरे की पीठ पे सवार होके, दैट इज द बेस्ट कांग्रेस कैन होप फॉर। इट्स होपिंग फॉर पिगी बैग राइट्स। तो बिहार में श्री नीतीश कुमार और श्री लालू प्रसाद के गठबंधन में थोड़ी सी सीट मिल जाए, तमिलनाडु में डीएमके के गठबंधन में थोड़ी सी सीट मिल जाए, यहां लेफ्ट फ्रंट के साथ थोड़ी सी सीट मिल जाए, तो ना तो आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी है, ना कोई प्रोग्राम है। इन इट्स बैटल फॉर सर्वाइवल, कांग्रेस इज क्वाइट कंटेंट प्लेइंग द सेकेंड और द थर्ड फिडल। The level of its own aspirations has come down. I had recently said that its level of ambition is so low that it doesn't mind becoming the tail ender of any alliance. So in Bihar, West Bengal, Tamil Nadu, it is the tail ender of every alliance. West Bengal politics, therefore, for the future now stands on a crossroad. The Congress will never be a serious player without a political or an ideological entity. The state suffered because of the left. It can never again experience the nightmare of the left. So if left was a nightmarish experience, Trinamool certainly has been a disillusionment. And if you see across, adding to that disillusionment, the sins of governance are surfacing day in and day out. It is not some chit fund scandal or some sting operation.
or some flyover collapsing, you lift one transaction and you will find a scandal underneath. इस परिस्थिति में हम लोग ये मानते हैं कि बीजेपी अपनी ताकत पे एक वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था और पॉलिटिकल कल्चर एक अलग से देने की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में एक प्रभाव हमारी पार्टी ने अपना बनाया है और आज पूरे विश्व की परिस्थिति में भी जब पूरा विश्व धीमे गति पे चल रहा है, भारत को एक तेज गति पे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से लाने का हम लोग प्रयास करते रहे हैं और इसी वैकल्पिक व्यवस्था को वेस्ट बंगाल में हम लोग लाएंगे और जैसे जैसे ये चुनाव अपने दूसरे, तीसरे और अगले चरणों में जा रहा है, जिनको बहुत बड़ी जीत की उम्मीद थी और अहंकार था, मुझे लगता है वास्तविकता धीरे धीरे उनके सामने आ रही है और इस चुनाव में हम एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में इस प्रांत की राजनीति को प्रभावित करने की दृष्टि से हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं, विमर्श करके। मुझे इतना ही कहना था कि अतिरिक्त आपके First is, do you think that these syndicates should come under the purview of the taxation system? Second, most of the time what happens is that the money raised by the syndicates go to political parties. So should these political parties also be taxed? And would the DRI or the income tax intelligence look into this matter? And last question is, regarding this Nalahasti operation, the Trinamool has now come up with a theory that there is a difference between bribe and donation. So in case this is a donation, should such donations given to political parties be taxed or as well? That's it. Let me just answer the core of your question. As far as any transaction is concerned, if monies are earned out of it, even if the transaction is immoral and unlawful, it's a taxable event. And therefore there is no question of any tax exemption from it. Now, as far as donations are concerned, there is a provision both in the Representation of People's Act and under the Income Tax Act, wherein donations made to a political party are exempted from taxation. But there are several conditions attached to it. And one of the conditions attached to it is that the entity receiving the political donation has in its income tax returns to declare that donation, and if the amount is more than 20,000 rupees, you have to give the name of the donor. Now the question will be, you are entitled to an exemption only if all this procedure is followed. So have you filed this in your return to the Election Commission?
Have you filed this in your return to the income tax authorities? Have you declared the name of that donor? It's only then that you can claim it to be a donation. Otherwise, it's not a donation. And normally I can understand people collecting donations against vouchers or through check at the time of elections. What was the time at which it was done? Nobody comes 365 days in a year and offers you money unless there is some political event taking place. Sir, I have a question. In January, in Bengal Global Business Summit, you had appreciated the economic growth of the state, and now you are saying that GMC has been a distribution. Okay, please go. Please go. What has changed in the 3 No. months? Two things. First of all, even I've come to the global summit on both years, and I've always categorically said that there are two different relationships. One is a constitutional relationship between the central government and the state government. Irrespective of our political differences, because we are opponents, something that I highlighted. As far as the state is concerned, we will continue to support the state. And I have no hesitation in saying that whether in the past or in future, any state government in West Bengal or in any other state of the country, there are settled norms. It's our constitutional duty as a central government to support the state. Our political differences are not with the state. Our political differences are not with the state government. Our political differences are with the political party. So as far as BJP and Trinamool are concerned, they are political opponents. But irrespective of whichever is the state government in any state, the center will always support. That's a different capacity. We can't take a contrarian position. I have always maintained that the left has destroyed the state. And if the Trinamool, as the then government in power, has to revive it, I outlined the roadmap which the state government then has to follow. सर आई एम फ्रॉम एबीपी न्यूज। मेरा एक सवाल है, जैसे कि आपके स्पीच में आपने बोला 21 साल का जो चुनाव है इसमें बहुत बड़ा एक इशू है सिंडिकेट, और इंसान ये है कि इस सिंडिकेट का जो बिजनेस है इसमें अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ रुपीज वो इन्वॉल्व है और जो पॉलिटिशियन है वो उसको यूज कर रहा है, और ये टैक्सेबल भी नहीं है। तो अगर ये टैक्सेबल नहीं है तो इसका ये तो आपका ब्लैक मनी। किसी ने ये नहीं कहा कि ये टैक्सेबल नहीं है। देखिए, सिंडिकेट चलाना कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं है, और इसलिए इस तरह के सिंडिकेट्स में कोई अगर उसका एविडेंस मिलता है तो कोई उससे टैक्स की छूट नहीं मांग सकता। सर ये अगर ब्लैक मनी है तो उसको रिकवर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखिए, ये टैक्स डिपार्टमेंट का काम है, और टैक्स डिपार्टमेंट इसमें पूरा संयम है। मैं इसलिए बीजेपी के मंच से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं तो मेरी जो दूसरी कैपेसिटी है, मैं उस क्षमता में भी बोलना नहीं चाहूंगा, केवल इतना कि निश्चित रूप से टैक्स डिपार्टमेंट और चुनाव के दिनों में तो चुनाव आयोग के साथ कोऑर्डिनेट करके इसमें काम करता है। वो अपना काम अलग से करेगा। जेटली जी, नेहा सिंह सलमान से मेरा सवाल ये है कि ज्वेलर्स एक्साइज ड्यूटी से नाराज है, इसमें आपकी सरकार अभी क्या कर रही है? देखिए, ये देश अब जीएसटी की दिशा में जाना है, और हमारा ये प्रयास रहेगा। मैंने संसद में भी कहा था कि गोल्ड भी जीएसटी की दिशा में जाएगा। इस देश में लगभग हर राज्य में गोल्ड के ऊपर राज्य सरकारें वैट लगाती हैं, और कोई कारण नहीं है कि एक लग्जरी आइटम
मैन्युफैक्चरिंग टैक्स से अलग रहे। आज स्टील पर, सीमेंट पर, कपड़े पर, जूते पर, पंखे पर, मिल्क फूड पर, जब हर आवश्यक चीज पर मैन्युफैक्चरिंग टैक्स एक्साइज लगता है तो लग्जरी आइटम को उससे अलग रखना, जबकि राज्य सरकारें वैट लगा रही हैं और गोल्ड में हमने ये सुविधा दी है उस ट्रेड की विशेषता देखते हुए कि जिस रिटर्न पे वो वैट फाइल कर रहे हैं राज्यों में, उसी आधार के ऊपर वो सेल्फ सर्टिफिकेशन से एक्साइज रिटर्न्स फाइल करें। ये उनको स्पेशल सुविधा दी है। और गोल्ड ट्रेड को, और अगर आप गोल्ड को जीएसटी में नहीं लाते तो फिर बाकी जितनी वस्तुएं हैं उसके ऊपर टैक्स आपको बढ़ाना पड़ेगा। एंड देयर इज नो रीजन व्हाई अ लग्जरी आइटम शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एंड अ हायर रेट ऑफ टैक्स बी इम्पोज्ड ऑन अदर कमोडिटीज। सर, इससे सबसे ज्यादा नुकसान कारीगरों को हो रहा है। देखिए, कारीगर इसके दायरे में नहीं आता है। जिन लोगों की टर्नओवर पिछले वर्ष 12 करोड़ थी और मौजूदा वर्ष में 6 करोड़ है, केवल उन्हीं को अपना रिटर्न फाइल करना है। कारीगर 12 करोड़ की टर्नओवर वाला नहीं है पिछले वर्ष का। देखिए, इंपोर्ट टैक्स अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स अलग होता है। गोल्ड के केस में अनुभव है कि जितना इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाओगे उतना स्मगलिंग ज्यादा बढ़ता है। गोल्ड की यह विशिष्टता है। आज भी जितना कस्टम सीजर होता है, मैक्सिमम सीजर गोल्ड का ही है। So the solution doesn't lie in increasing custom duty. The short principle is luxury goods should always pay tax. There is no economy which can afford essential commodities paying tax and luxury goods being exempted from it. Madam, I have answered the question. Now don't champion a cause. You are a journalist. जेटली जी, मैं मनोज कुमार सिंह, राजस्थान पत्रिका से। ये ममता बनर्जी बार बार एलिगेशन लगा रही है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय योजनाओं के पैसे बंद कर दिए हैं, इसलिए किसके? केंद्र सरकार ने केंद्रीय योजनाओं के पैसे बंद कर दिए हैं, इसलिए राज्य का विकास में बाधा पड़ रहा है। देखिए, 14th फाइनेंस कमीशन अब लागू हुआ है। उसने जो पहले 32% टैक्सेशन का हिस्सा राज्यों को मिलता था उसको 42% कर दिया है। और इन वर्षों में जो हर राज्य को केंद्र से पैसा मिला है, और ये तो बैंकिंग चैनल से मिलता है, तो इसका हिसाब 1-1 रुपए का रहता है। इट इज द हाईएस्ट एवर इन हिस्ट्री। जो साल 15-16 में मिला है और जो 16-17 में मिलेगा, और इसमें कोई अब फाइनेंस कमीशन के बाद केंद्र के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है। बाय अरिथमेटिकल कैलकुलेशन अ स्टेट विल गेट 42%. So we are implementing the report of the 14th Finance Commission in toto and giving the highest ever. Mr. Deputy, I am Subhamu Patwar from Andhra Pradesh. I have a question. A few days back, Mr. Modi said that DD has changed. DD has changed. You have a long association with DD since 1998. I both were in cabinet. What changes you have noticed? What changes from DD you have noticed? Well, I don't want to discuss individuals, and I don't think it is good politics to get into personalities. But I can say, as a political comment, that in a number of cases which have now been exposed, senior members of the Trinamool Congress have shown a susceptibility to greed. And that, of course, doesn't need any proof now. It's evident on every television screen. What your government is doing on the Laula screen operation, the government is doing nothing. देखिए, let's be very clear. You must understand the way the legal system functions.
law and order and investigation of corruption is a state subject. The only exception is that the CBI can investigate only under two circumstances. Either a High Court or the Supreme Court directs the CBI, or the state government gives consent to the CBI. Otherwise, the investigation will have to be done by local agencies. So there have been cases in the past where courts have directed the CBI, or there have been cases where state governments themselves refer the matter to CBI. Because that's the legal position under the Act which controls the CBI. Mr. Jaitley, And some people, I am told, have already moved the court. Mr. Jaitley, this is Rajiv from the Statesman newspaper. Sir, the center is considering to bring any stricter law to abolish syndicate Raj. This center is considering. देखिए, syndicate Raj has to be eliminated by good governance in the state. I have not been able to understand their argument. There is a very impartial probe going on. It's a multi-agency probe. And when the details will come out, the Congress will not have many reasons to celebrate. Few days back, Amit Shah gave a press conference here, and he said that the government has manipulated the documents of Sarda scam. So it has become very difficult for CBI to investigate. So can we expect any progress in the CBI case? But why should I speak for the CBI? It's a court-monitored investigation. The CBI is doing its job. And if somebody is dissatisfied, I'm sure the courts will take notice of it. CBI ultimately has to go to court, either file a charge sheet or otherwise. सर मेरा एक सवाल है, मैं टीवी की न्यूज़ में होगी। सर टीएमसी ने डिक्लेयर किया है कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, इसमें पार्टी का इंटरनल इंक्वायरी होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, और उन्होंने ये भी बोला है कि ऑपोजिशन का जो लीडर जैसे सिद्धार्थ जी है, उनके ऊपर भी इन लोगों का स्कैनर रहेगा। सर आप क्या बोलेंगे? देखिए, जो ब्राइबरी होती है वो पार्टी का इंटरनल अफेयर्स का मैटर नहीं होता, वो क्रिमिनल लॉ का वायलेशन होता है। और इसलिए इंटरनल इंक्वायरी के बाद तो आप किसी को पार्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन ब्राइबरी के जो पीनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो इंटरनल इंक्वायरी कैसे करेगी? कोई व्यक्ति मैं रिश्वत ले लूं और फिर कहूं मेरी पार्टी जांच करेगी, पार्टी क्यों करेगी? पुलिस को करना चाहिए, सीबीआई को करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल स्कैनर रखें। अगर हमारे यहाँ भी कोई गलत काम करता है तो कोई इतराज नहीं, हमें उसको पकड़ क्या अभी खबर आई थी कुछ ऐसी चीजें हैं रोजमर्रा इस्तेमाल की जिसमें शुगर की मकदार ज्यादा है और उसमें डायबिटीज हो रहे लोग, तो डायबिटीज को रोकने के नाम पर जो है आपने आम इस्तेमाल की। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। नहीं, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि चीनी जिस दाम पे बिकती है वो बाजार तय करता है, सरकार तय नहीं करती। You see, already we have announced 3 steps as far as the steel sector is concerned, because steel sector was suffering from a cheap Chinese steel coming in at below cost prices. So we raised the custom duty, we imposed the safeguard duty, and now we have already imposed the minimum import price. As a result of which, I think the steel sector has started turning around. Opposition is also saying that there is a match fixing between TMC and BJP. What do you have to say on that? Opposition is alleging that there is a match fixing between TMC and BJP.
On what basis they are saying? Well, I think it's a completely baseless allegation. Thank you. सर फ्लाईओवर इंसिडेंट पे क्या कहेंगे? मैंने मैडम ऑलरेडी टिप्पणी कर दी है भ्रष्टाचार पे। यार मैंने कर दिया, ये रोज बोलते हैं ना उसमें।